जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक यानी कि बिहार शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल साबित होने वाला है। बिहार शिक्षक भर्ती में जितने भी इम्पोर्टेंट सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल साइंस से, एसएसटी से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो प्राचीन इतिहास हो, ठीक है, चाहे वो मध्यकालीन भारत हो या आधुनिक भारत हो, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सभी के सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में लेके आए हैं। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, क्योंकि इसमें सामाजिक अध्ययन के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो बिहार शिक्षक में हर बार रिपीट किए जाते हैं। तो संभवतः आपके आने वाले एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सभी के सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो अच्छे से पढ़ेंगे, वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी दयाराम साहनी ने। किसने की थी? ऑप्शन ए, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। ठीक है, याद रखेंगे। यहीं आपसे अगर क्वेश्चन पूछ ले, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा आपने, मोहनजोदड़ो, इसकी खोज किसने की थी? तो किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने? राखलदास बनर्जी ने की थी। ठीक है, और दयाराम साहनी ने, इन्होंने किसकी थी? हड़प्पा सभ्यता की। किस वर्ष की थी? 1921 में। ठीक है, याद रखेंगे, 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। बस इतना आप लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया कौन था? वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, तो वो कौन था? तो याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य था। ठीक है, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है, तराइन का प्रथम युद्ध जो कि कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। किसके मध्य लड़ा गया था? ठीक है, एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है कि ये युद्ध हुआ कब। कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। तो वर्ष आप लोगों को याद रख लेना है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है किसके मध्य लड़ा गया, यानी कि किसके किसके बीच में लड़ा गया। तो याद रखेंगे दोस्तों, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे, किसके किसके बीच? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? किस वर्ष बना? चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखेंगे, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून लागू हुआ था। ठीक है, या बना था, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? किस वर्ष अपनाई? तो याद रखेंगे, 1858 के बाद। ठीक है, या 1858 ईस्वी के बाद जो है अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी। याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी? तो याद रखेंगे, आर्य अवधि में। ठीक है, आर्य अवधि में रामायण और महाभारत की रचना हुई थी। कब? आर्य अवधि में, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो था वो कहाँ का शासक था? वो था अफ़गानिस्तान का। ठीक है, याद रखेंगे, मोहम्मद गौरी जो शासक था वो कहाँ का शासक था? पहले भारत आने से पहले अफ़गानिस्तान का शासक था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? तो किस मुस्लिम शासक ने जीता था बिहार प्रदेश को? तो याद रखेंगे, बिहार प्रदेश को
खिलजी ने, ठीक है, याद रखेंगे किसने, खिलजी ने जो है वो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीता था, ठीक है, याद रखेंगे। इनका पूरा नाम क्या था, बख्तियार खिलजी। क्या कहा जाता था, बख्तियार खिलजी नाम से जाना जाता था, ठीक, याद रखेंगे, बख्तियार खिलजी नाम से जाना जाता, जिन्होंने बिहार प्रदेश को प्रथम बार जीता था, ठीक। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेज़ों ने अपने कारखाने स्थापित किए, तो कहाँ पर स्थापित किए, तो याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, सूरत में, ठीक है, याद रखेंगे। सबसे पहले अपने कारखाने कहाँ पर खोले, तो सूरत में खोले थे, ठीक है। कौन सी वर्ष में, तो 1613 ईस्वी में खोला था, ठीक है। उस समय मुगल काल का राजा कौन था, यानी कि मुगल काल का बादशाह कौन था, तो जहांगीर था। कौन था, याद रखेंगे, जहांगीर, ठीक। 1613 ईस्वी में सूरत में खोली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, ठीक है, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, तो इसका सही जो आंसर होगा वो क्या होगा, याद रखेंगे, तो इसका सही आंसर होगा त्यागराज, ठीक है। कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है, त्यागराज को कहा जाता है, ठीक है, किसको, त्यागराज को, कर्नाटक संगीत का। चलिए अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था, किसके शासनकाल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, तो किसके शासनकाल में आया था, याद रखेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन आया था, चीनी यात्री आया था। उस चीनी यात्री का क्या नाम था, फाहयान, ठीक, क्या नाम था, फायान चीनी यात्री था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में प्रथम बार भारत आया था, ठीक है, याद रखेंगे, फायान था उस चीनी यात्री का नाम। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। किस लिए पुकारा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भवनों का निर्माण हुआ था वो किसके शासनकाल में हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था, तो शाहजहाँ के शासनकाल में खूबसूरत भवनों का निर्माण हुआ था। इसीलिए मुगल शासकों में से शाहजहाँ को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से भी पुकारा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इस वीडियो को आप लोग रटेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों तक सेलेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि बीपीएससी यानी कि बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती जो बिहार में कराई जाती है, उसमें हर तरह के परीक्षाओं में ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, तो अच्छे से वीडियो को पढ़ेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था, तो चलिए देख लेते हैं कहाँ आरंभ हुआ था। ये हुआ था आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का ये बहुत ही प्रसिद्ध नृत्य है कुचिपुड़ी, ठीक है, याद रखेंगे, कहाँ, आंध्र प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, महायान, किसके द्वारा, महायान संप्रदाय द्वारा, महायान संप्रदाय द्वारा चित्रकला की गांधार शैली का सूत्रपात किया गया था, ठीक है, किसके द्वारा, महायान संप्रदाय, ठीक, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार से मतलब है जो आजकल आर्किटेक्चर कहा जाता है, तो ताजमहल की डिज़ाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो याद रखेंगे, उस्ताद ईशा खां, ठीक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। उस्ताद ईशा खां जो थे वो ताजमहल की डिज़ाइन उन्होंने तैयार की थी, ठीक है, उस समय के ये आर्किटेक्चर थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का
अगला अवतार किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? इसे कहा जाता है मैत्रेय को। ठीक है, मैत्रेय को माना जाता है। ठीक, मैत्रेय को माना जाता है, इसका मतलब क्या है? भविष्य का बुद्ध। ठीक है, भविष्य का बुद्ध मैत्रेय। ठीक, आपका सही आंसर होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो याद रखेंगे किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, याद रखेंगे किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, चंद्रगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से पुकारा जाता था? तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखेंगे क्या? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम से भी इनको जाना जाता है। कहीं कहीं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य लिख के आता है और कहीं कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय लिख के आ जाता है। तो ये दोनों एक ही शासक हैं, इनके दो नाम थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था इनको, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहा जाता था। तो कन्फ्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, याद रखेंगे एक ही हैं ये दोनों। ठीक है, याद रखेंगे। तो कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आर्य समाज। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। बात की जाए इसकी स्थापना वर्ष की, किस वर्ष इसकी स्थापना हुई थी? तो ये भी आप लोग याद कर लेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको, ये पॉइंट 10 अप्रैल। ठीक है, याद रखेंगे 10 अप्रैल 1875 यानी कि 1875। ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। कहाँ पर? मुंबई में की गई थी। ठीक है, याद रखेंगे कहाँ पर इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? मुंबई। ये भी आप लोगों को नोट डाउन करना है। सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कई अच्छे अच्छे पॉइंट बता रहा हूँ, ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बिल्कुल अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में किसने इबादत खाना बनाया है? निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो किसने बनाया है इबादत खाना? तो याद रखेंगे अकबर ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? तो अकबर बिल्कुल राइट आंसर होगा। बिहार शिक्षक में ऑप्शन 5 होते हैं, पर पाँचवें ऑप्शन को हमें यहाँ पे नहीं देखना है, हमको बस मेन पॉइंट याद करने हैं। ठीक है, इसलिए मैंने 4 ऑप्शन रखे हैं। तो 4 ऑप्शन में आपको जो सटीक आंसर होगा उसका आंसर आप लोगों को जानना है। जब आपको आंसर पता होगा तो चाहे 5 ऑप्शन हो या 6 ऑप्शन हो, तो आप सही आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। तो आपको सटीक आंसर का आंसर जानना है, उसकी नॉलेज रखनी है बस। ठीक है, आंसर पता होगा तो आप कितने भी ऑप्शन दिए जाएंगे आप सही आंसर लगा लेंगे, तो बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर ऑप्शन 5 होते हैं, आप 4 ही ऑप्शन यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, तो याद रखें हमें आंसर से मतलब होना चाहिए। ठीक है, आंसर से मतलब होना चाहिए। ऑप्शन तो आपको कितने भी दिए हों, आंसर आपको पता होगा तो ऑप्शन आप सही टिक करके ही आएंगे। चलिए क्वेश्चन क्या कहता है भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत में प्रथम मुस्लिम था जिसने भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, लगभग कब किया था? 712 ईस्वी में। ठीक है, याद रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम जो था वो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम था। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। ठीक है, कौन? मोहम्मद बिन कासिम, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे तो किस देवता की सबसे ज़्यादा वो पूजा करते थे यानी पवित्र मानते थे? तो कौन था? तो याद रखेंगे पशुपति। ठीक है, पशुपति की पूजा वो लोग बहुत अच्छे से करते थे यानी कि बहुत पवित्र मानते थे। ठीक है, किसकी? पशुपति वहाँ के पूजनीय देवता थे। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये किस ग्रंथ से संबंधित है, मतलब किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ? तो याद रखेंगे ये है बौद्ध धर्म से, ठीक है, यानी कि बौद्धों के, ठीक है, याद रखेंगे किससे, बौद्धों से। आपका सही आंसर होना चाहिए त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है। चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? कौन सा गवर्नर था वो जिसने अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करवाई थी भारत में, यानी कि जोर दिया था अंग्रेजी शिक्षा पर? कौन था वो? तो याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड मैकाले ने, ठीक है, मैकाले, लॉर्ड मैकाले था जिसने क्या एक अधिनियम पारित किया शिक्षा के लिए 1835। कब किया? 1835 में एक अधिनियम पारित किया अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। कौन था वो? लॉर्ड मैकाले, ठीक है, याद रखना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो संस्थापक थे वो थे सर सैयद अहमद खां। कौन था? सर सैयद अहमद, ठीक है, सर सैयद अहमद खां जो थे वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। ये क्या थे? सर सैयद अहमद खां, ये क्या थे दोस्तों? ये थे एक समाज सुधारक थे और राजनीतिज्ञ थे, ठीक है, याद रखेंगे सर सैयद अहमद खां, ठीक, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? तो याद रखेंगे हड़प्पा था। कौन सा था? हड़प्पा भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर था। कौन? हड़प्पा, याद रखना है आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है तो वो क्या है? तो याद रखेंगे सुलवा सूत्र, ठीक, सुलवा सूत्र जो है वो वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। क्या है? सुलवा सूत्र, ठीक, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो कौन सा वेद है? वो है ऋग्वेद, ठीक है, याद रखना है ऋग्वेद है, अच्छे से नोट डाउन करेंगे इसे। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे संगीत का जो संगीत के बारे में किस वेद में कहा गया है, तो इसका संबंध किस वेद से है? तो याद रखेंगे दोस्तों सामवेद जो है उसका संबंध संगीत से है, ठीक है। तो संगीत का आदि ग्रंथ कहा गया है सामवेद को, ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है, कई बार एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो किस ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का किस देवता के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वो कौन से देवता हैं जिनका पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है ऋग्वेद में? तो याद रखेंगे दोस्तों इसका सही आंसर होगा इंद्र, ठीक है, इंद्र को कहा गया, यानी कि इंद्र का पर्यायवाची भी होता है पुरंदर, ये भी आप लोगों को नोट डाउन कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन, सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? सुलवा सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ज्यामिति, ठीक है, ज्यामिति से है इसका संबंध सुलवा सूत्र का, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो वो नदी कौन सी है? तो याद रखेंगे सिंधु नदी जो है वो सर्वाधिक वर्णित नदी है, ठीक है। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि वैदिक साहित्य में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? तो एक चीज़ नोट डाउन करना है, जो सरस्वती है वो
ऋग्वेद काल में या सबसे प्रारंभिक समय में जो है वैदिक काल में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, कौन सी नदी? सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी जाती थी उस समय। ये चीज़ आपको नोट डाउन करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मीमांसा से। ठीक है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? याद रखना है, इसका सही आंसर होगा ऋग्वेद, जो कि सभी बच्चों को इसका आंसर पता होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? वो है ऋग्वेद। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? तो वो कौन सी स्मृति है? तो याद रखेंगे मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीनतम है। कौन सी? मनुस्मृति सबसे प्राचीनतम है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना प्राचीन विश्वविद्यालय कौन था? तो याद रखेंगे कौन सा था सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय? तो याद रखेंगे दोस्तों सबसे प्राचीन जो विश्वविद्यालय था वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? बिहार में था। ठीक है, याद रखें कहाँ पर? बिहार में। लगभग 450 से 470 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण कराया गया था। और एक चीज़ और, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय था ये किस लिए फेमस था? इसमें भारत से ही नहीं बल्कि जापान, चीन, तुर्की, इंडोनेशिया यानी कि बहुत सारे देशों से यहाँ पर लोग पढ़ने आते थे। ठीक है, इसलिए बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। ठीक, याद रखना है नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट जो थे वो किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो याद रखेंगे किस सम्राट के थे? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। ठीक, कौन? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के जो थे वो कौन से काल में जारी किए गए थे? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा गुप्त काल में सर्वाधिक। गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे, इसीलिए गुप्त काल को और क्या कहा जाता है? स्वर्णकाल युग भी कहा जाता है। स्वर्णकाल युग किसे कहा जाता है? गुप्त काल को कहा जाता है। ठीक है, किस कारण से? क्योंकि यहाँ सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए थे इस काल में। ठीक है, गुप्त काल में। चलिए अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, उपदेश की बात की है तो ये उपदेश दिया था सारनाथ में, जो कि कहाँ पर है? वाराणसी में है सारनाथ। ठीक है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। यहीं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि इनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी दोस्तों कुशीनगर में। ठीक है, यहीं आपसे अगर पूछ ले कि उनको ज्ञान की प्राप्ति किस जगह पर हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी वो हुई थी बोधगया में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में हुई थी। बोधगया कहाँ पर है? तो ये है बिहार राज्य में। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार राज्य में। कुशीनगर कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में। सारनाथ कहाँ पर है? ये भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आप अच्छे से नोट डाउन करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसलिए सभी के सभी पॉइंट आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो याद रख, कौन से? बिंबिसार। ठीक,
किसके शासनकाल में? बिंबिसार, आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ये किस वंश के शासक थे? बिंबिसार, ये थे हर्यक वंश के, ये भी नोट डाउन कर लेंगे, हर्यक वंश के थे। ठीक है, एक चीज़ और नोट डाउन करेंगे, बहुत से बच्चे बिंदुसार और बिंबिसार में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैं कंफ्यूजन आपकी बिल्कुल यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। दोबारा आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे कि बिंदुसार और बिंबिसार किस किस वंश के राजा थे, या दोनों के नाम एक जैसे हैं, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अगर दोनों ऑप्शन में आ जाए तो। ठीक है, कन्फ्यूज़न मैं आपकी बिल्कुल यहाँ पे दूर करता हूँ। तो जो बिंबिसार हैं दोस्तों, वो हर्यक वंश के, ठीक है, हर्यक वंश के शासक थे। और जो ये बिंदुसार हैं, ये बिंदुसार जो हैं, ये दोस्तों गुप्त वंश के शासक थे। ठीक है, कौन से? गुप्त वंश के, सॉरी मौर्य वंश के, किसके? मौर्य वंश के शासक थे। ठीक है, और ये किसके बेटे थे? चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे दोस्तों, याद रखेंगे। बिंदुसार जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। ठीक है, कौन? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे, जो कि मौर्य वंश के थे, और बिंबिसार हर्यक वंश के थे, जिसके काल में बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के उपदेश दिए गए थे। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है। तो आपका क्वेश्चन जो कहता है उसका सही आंसर बिंबिसार है। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन डी बिंबिसार। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? इसका राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है पावापुरी में हुई थी। ठीक है, पावापुरी में हुई थी। पावापुरी कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, उस समय जब मृत्यु हुई कितने वर्ष के थे? 72 वर्ष के थे। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो याद रखेंगे वो शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे। ठीक है, महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? तो शाक्य क्षेत्रीय कुल के थे महात्मा बुद्ध, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक, क्या क्वेश्चन कहता है आपका? मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो वो कौन सा था? तो चलिए देख लेते हैं, तक्षशिला। ठीक है, याद रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जो है मौर्य काल का सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। चलिए, सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो याद रखेंगे सम्राट अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चरक किसके राज चिकित्सक थे? ठीक है, यानी कि चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो किसके थे, याद रखना है आप लोगों को। तो इसका सही आंसर होगा चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो ये थे कनिष्क के थे। ठीक है, याद रखना है आपको, ऑप्शन डी कनिष्क के चरक राज चिकित्सक थे। ठीक है, याद रखेंगे किसके? कनिष्क के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो याद रखेंगे ये आबू पर्वत पे है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पर है? आबू पर्वत पर। ठीक है, याद रखेंगे, जो कि किस राज्य में है? राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। ठीक, तो दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर है? आबू पर्वत में है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर होगा चंदेल राजपूतों ने। ठीक है, चंदेल राजपूतों ने खजुराहो मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, किसने? चंदेल राजपूतों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? तो याद रखेंगे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा धर्मपाल। ठीक है, विक्रमशिला शिक्षा के केंद्र का संस्थापक कौन था?
धर्मपाल था, याद रखना है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था। एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, तो किसने करवाया था? एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने। ठीक है, किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया गया था। एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में हैं, ये भी आप लोग जानिए। महाराष्ट्र राज्य में एलोरा की गुफाएं हैं। कहाँ पर है? महाराष्ट्र राज्य में है। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों सभी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो याद रखेंगे इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के ये गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, किसके? इल्तुतमिश गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है, याद रखेंगे। और इन्होंने इक्तादारी प्रथा चलाई थी। ठीक है, एक पॉइंट और नोट डाउन करेंगे कि कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किसने करवाया था? तो वो भी किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने ही कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा करवाया था। पर उसकी नींव किसने रखी थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, उसकी नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने और उसका निर्माण का कार्य पूरा करवाया था कुतुब मीनार का इल्तुतमिश ने। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो याद रखेंगे ये थे बाबर के समकालीन। ठीक है, किसके? बाबर के समकालीन थे। बाबर ने अपनी कौन सी? अपनी आत्मकथा बाबर नामा। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में इसका उल्लेख किया है, यानी इसके बारे में बताया है कि कृष्णदेव राय को भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया है। ठीक है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में क्या बताया है कि कृष्णदेव राय जो थे वो भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक थे। ठीक है, उनके बारे में बताया है। तो ये थे दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट बिहार शिक्षक के लिए सामाजिक अध्ययन यानी कि इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो हर बार बिहार शिक्षक भर्ती में इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संभवतः आगे भी आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसी मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। रोज़ डेली हम आप लोगों तक इसी तरह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों तक पहुँचाते रहेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद।